हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपने इस साइंस के सेशन में, जहां पे आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले इकोलॉजी के, यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। तो हम सभी चलिए अब इनकी तरफ चलते हैं, इनसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है यहाँ से बन सकते हैं, और फटाफट से इनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। देखो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम बायो के अंतर्गत कर चुके होंगे, ठीक है, या जब अपनी मिक्स क्लासेस चलती थी उसके अंतर्गत हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। बट चलिए अब एज एन इकोलॉजी या एज एन एनवायरमेंट के क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको करना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? भाई आपका जो भी, जैसे अगर मैं आपकी पृथ्वी की बात करती हूं, हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के मंडल है। एक है आपका वायुमंडल, एक है आपका वायुमंडल जहां पे आपको वायु मिलेगी, जहां पे आपको हवा मिलेगी। दूसरा मिलेगा आपको स्थल मंडल, जहां पे आपको क्या मिलेगी, जहां पे आपको भूमि मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है आपका जल मंडल, जहां पे आपको जल मिलेगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं जो भी हमारा वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन या ऐसा क्षेत्र जहां पे तीनों मिलते हैं, उस जगह को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, जहां पे हमको जीव जो है या जीवन की उत्पत्ति दिखाई देती है। तो अगर हम इन तीनों ही सेक्शंस को देखें, ये अपना लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बाय हुम वाज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रोपाउंडेड? 10% एनर्जी लॉ क्या है? एनर्जी ट्रांसफर लॉ क्या है? ये कहता है कि जब भी हमारे सूरज जैसी, भाई देखो अपनी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि पृथ्वी के जितने भी जीव है उनको ऊर्जा कहां से मिलती है? तो हमारे को ऊर्जा मिलती है सन से। अच्छा, सन में मुझे फटाफट से बताओ कौन सी रिएक्शन होती है जिसके माध्यम से सन में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? ठीक है, चलो तो देखो सन से क्या होता है। मान लीजिए यहां पे 1000 जूल एनर्जी सन से ट्रांसफर हुई, ठीक है, पृथ्वी तक आई। अब ये जो 1000 जूल ऊर्जा है, इसमें से क्या होगा, इसमें से 10 जूल की जो ऊर्जा है वह क्या होगी, वह जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो अवशोषित करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे बेटे, वो अवशोषित करेंगे। अब इसमें से कितनी, तो हमेशा ध्यान रखना, ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो, यानी कि प्लांट्स प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स, ये जो भी हमारा सूर्य है इससे सिर्फ 0.1 ऊर्जा ले पाते हैं। ठीक है, यानी कि कितना, 1% ऊर्जा ले पाते हैं। ठीक है, अब देखो 1000 जूल का क्या होगा, 1000 जूल का 1% देखिए, 1000 जूल का 1% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया, 10 जूल हो जाता है। तो अब जो 10 जूल की एनर्जी है बच्चे, ये क्या होगी, ये 10 जूल की एनर्जी प्लांट के पास आ गई। अब इस 10 जूल की एनर्जी में से अब इसको खाएगा कौन? तो ये था उत्पादक। प्लांट क्या है, उत्पादक है। इस उत्पादक के पास जो 10 जूल की ऊर्जा थी, इस उत्पादक को खाया हमारे शाकाहारी ने। ठीक है, ये शाकाहारी क्या है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है, अब मैं इसकी बात करूं, इसने क्या किया, इसने 10 जूल में से 10% एनर्जी ले ली। अब सोचो 10 जूल का 10% कितना हो जाता है, तो 10/10 कितना हो गया? आप कह देंगे मैम 1 जूल की ऊर्जा हमको मिल जाती है। कितनी? 1 जूल की ऊर्जा मिल गई। अब इस शाकाहारी को खाया किसने? इस मांसाहारी ने, इस मांसाहारी ने। तो अब ये जो मांसाहारी है ये कौन है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता।
ठीक है, क्या है ये? द्वितीयक उपभोक्ता है। अब ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है इसको क्या होगा? इसको भी 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी कि 1 जूल का 10% कितना हो गया? क्या कह दोगे मैडम? ओनली 1/10, यानी कि 0.1 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो आप क्या देख रहे हो मैम, जितने भी हम यहाँ पे खाना खाया गया हर लेवल पे सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो रही है। इसी को हम 10% का नियम कहते हैं ऊर्जा के ट्रांसफर का। और यही किसके द्वारा दी गई थी? यही जो नियम है यह रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन, मॉर्गन और वॉटसन एंड क्रिक, इनको हम जेनेटिक्स में देखते हैं, ठीक है। और वॉटसन एंड क्रिक तो वैसे भी अगर हम यहाँ पे आपसे पूछने लग जाएं तो वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था? एंड हाँ, वन मोर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे कि जो सूरज है इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होती है ना। 2 हाइड्रोजन के एटम्स यानी कि एक प्रोटियम एक ट्रिटियम, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ये दोनों आपस में एक साथ फ्यूज होंगे, फ्यूज होके एक हीलियम का अणु बनाते हैं और उसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है बच्चा, चलिए जी नेक्स्ट देखो, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? चार्ल्स डार्विन, यूजेनस वॉर्मिंग, यूजीन ओडम या फिर अर्नस्ट हैकल। अब आप क्या कह देंगे मैम, इकोलॉजी शब्द की जब बात कही जाती है तो डार्विन है, वॉर्मिंग है, ओडन है या हैकल है? तो देखिए आंसर इसका आप लोग सही दे रहे हैं, अर्नस्ट हैकल हो जाएगा, लेकिन बाकियों की भी बात कर लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो है इनको हम डार्विनिज्म के लिए जानते हैं, ठीक है। इन्होंने डार्विनिज्म की थ्योरी दी थी, ठीक है। यूजेनस वॉर्मिंग कौन है? तो ये जो यूजेनस वॉर्मिंग है अगर हम इनकी बात करते हैं, इन्होंने प्लांट इकोलॉजी के ऊपर बढ़िया काम किया था। पादप का जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, ओडम जो है इन्होंने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया, पारिस्थितिकी तंत्र का कॉन्सेप्ट दिया। और जो यूजेनस वॉर्मिंग है उन्होंने क्या किया? इकोलॉजी किसकी? प्लांट की बताई, ठीक है, कि प्लांट के अंदर किस तरीके से वो अपने एटमॉस्फेयर के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं। इकोलॉजी होता क्या है कि कोई भी जो जीव है वो अपने एटमॉस्फेयर के साथ, आसपास के जो भी जीव हैं, आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर है उसके साथ किस तरीके का रिलेशन बिल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे अर्नस्ट हैकल जो है ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने 1869 में ये नाम दिया था। और दूसरी चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो अर्नस्ट हैकल है इन्होंने ये जो नाम लिया ये कहां से लिया? ये ग्रीक शब्द से लिया जिसमें ओइकोस और लोगोस, इन 2 शब्दों से ये मिलके बना है ना। और ओइकोस और लोगोस से मिलके क्या बना बेटा? इकोलॉजी बन जाता है। ओइकोस का मतलब होता है घर, लॉजी का मतलब है अध्ययन, तो घर का अध्ययन, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे देखो एक आपको इंपॉर्टेंट सूचना बार बार डिस्प्ले हो रही थी, और ये इंपॉर्टेंट सूचना क्या है कि दिवाली धमाका ऑफर आप लोगों के लिए आ गया है, जहां पे एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में मिल रहा है आपको 75% का डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप लोग दिवाली 75 DIWALI 75 कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो आपका कोड है ये सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध रहेगा। आप अगर फिर ये सोचें कि 27 अक्टूबर के बाद ले लेंगे, अभी तो हम अपनी दिवाली एंजॉय कर लेते हैं, तो फिर हो जाएगी बहुत ही दिक्कत, ठीक है। तो इस वजह से सभी बच्चे क्या करेंगे? सभी अभी एनरोल करेंगे, जिनको जो भी बैच लेना है वो फटाफट से क्या हो जाएगा? आप लोग अभी दिवाली 75 कोड को अप्लाई करके 75% डिस्काउंट में बैचेस को ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों से कहता है संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इकोसिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? जल्दी से बताइए इकोसिस्टम का बायोलॉजिकल कंपोनेंट कौन सा है? वायुमंडलीय आर्द्रता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हरे पौधे हैं? क्या आंसर कर देंगे भाई? देखो, जब भी हम अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारे इकोसिस्टम में हमें 2 प्रकार की चीजें दिखती हैं। 2 प्रकार की चीजें दिखती है। पहली कौन सी? पहली है बायोटिक, यानी कि जो जैविक है जिसमें जीवन है, और दूसरी है अबायोटिक, ठीक है। दूसरी क्या है? अबायोटिक, यानी कि अजैविक,
और ये जो अजैविक हो जाती है, बायोटिक जो होगी, जो जैविक होगी, इसके अंदर हमें जीवन देखने को मिलेगा। और जीवन देखने को मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, सब यहाँ पे आ जाएंगे जैविक घटकों में, ठीक है। और अजैविक में क्या आ जाएगा? जो भी ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जो क्या है, जो जिनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? वो अबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जैसे हवा, जैसे पानी, ठीक है, जैसे आर्द्रता। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें आपकी अबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि इनमें से हमको क्या बताना है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट यानी कि बायोटिक कंपोनेंट बताना है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब आपके अबायोटिक फैक्टर्स हैं। लेकिन हरे पौधे क्या हो जाते हैं? बायोटिक फैक्टर्स हैं, जैविक घटक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? जल्दी से बताएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक कौन सा नहीं है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, अपघटक और जलवायु। अब देखो, कंज्यूमर का मतलब क्या होगा मैम? या तो वो शाकाहारी होगा, या फिर वो मांसाहारी होगा। शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा, और या फिर क्या हो सकता है मैडम? वो अपघटक हो सकता है ना, डिकम्पोजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या है मैडम? ये अपना खाना खुद बना रहे होंगे, ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। जबकि शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, परजीवी हैं, परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजर्स की जब हम बात करते हैं बेटे, तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक जो है, जितने भी रेसिडुअल चीजें हैं जिनका बिल्कुल निपटान करना है कि अब उस पर बाकी कोई फीड नहीं कर रहा, चलो इन्हीं को लगा देते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ पे आजकल बड़ा अच्छा सा कल्चर चला हुआ है कि भैया खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपका खाना वेस्ट हो गया तो उसको क्या करें? उसका मतलब हम कुछ उसको रीयूज कर सकते हैं। तो बेटा हमें रीयूज नहीं करने की आवश्यकता पड़ती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो खाना बचाना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो आपका थोड़ा बहुत खाना रह जाता है उसको कौन निपटाता है ना? तो उसको निपटाते हैं यही डिकम्पोजर्स। थोड़ा सा प्लांट रह गया है ना, आपने क्या किया था कि भाई आज आपने पालक बनाया, पालक की डंडियां रह गई और आपको बाई चांस घर से जाना पड़ा ऑफिस के काम से, एक हफ्ते के लिए घर पड़ा था बंद, और जो कूड़ेदान में कूड़ा पड़ा था वो वैसे ही रह गया। एक हफ्ते में क्या होगा? गर्मियों में स्पेशली सड़ जाएगा, वो जो पालक की डंडियां थी वो सड़ जाएंगी, है ना। क्यों सड़ी? क्योंकि वहां पे किसने काम किया? डिकम्पोजर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपघटक जो होते हैं ये भी जीवित होते हैं, ठीक। और लास्ट आ जाता है जलवायु। ये क्या है? जलवायु तो आपका क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है, इसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। तो आपके जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, इसमें प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, इसमें कंज्यूमर्स आ जाते हैं, इसमें डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं ये आपके प्लांट्स हो जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं। इनको खाते हैं कौन? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को भी खा सकता है, ठीक है। और जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करेंगे? ये फाल मतलब लास्ट में सारे निपटान का कार्य इन्हीं का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? क्लीनर्स मतलब सफाई कर्मी। प्रकृति के सफाई कर्मी कौन है? जल्दी से बताएंगे। प्रकृति के सफाई कर्मी उत्पादक है, कंज्यूमर्स है, विघटक है, या मांस भक्षी है, मीट ईटर्स है। अब देखो सफाई कर्मी, अभी अभी मैंने बताया कूड़ेदान में वो जो सब्जी रह गई थी उसको किसने साफ किया? उसको वो जो डंडियां हैं उसको साफ करने का काम किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। जंगल में मांस पड़ा रह गया, ठीक है। जंगल में जब एक शेर ने शिकार किया तो मांस अब जो है सारा थोड़ी खाया शेर ने, जो भी उसको ठीक था जितना उसने फीड किया बहुत सारा बच गया। तो अब वो जो बहुत सारा मांस बच गया उसको कौन साफ करेगा? उसको साफ करेंगे डिकम्पोजर, ठीक है। तो सफाई का काम किसका है? विघटकों का होता है, डिकम्पोजर्स का होता है, ठीक है। यही अपघटक होते हैं जो क्या करेंगे? जो चीजों को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओमनीवोरस? सब कुछ नहीं खाता है। अब देखो सब कुछ कौन नहीं खाता है? अपन लोग,
सब्जियां दे दो, खा लेंगे, ठीक है। हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मांस मच्छी भी खा लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मैम जैसे मैं शाकाहारी हूं, ठीक है, तो मैं शाकाहार करती हूं, लेकिन क्या पूरी मानव प्रजाति शाकाहार करती है? कहोगे नहीं मैम, हम पूरी मानव प्रजाति की बात करते हैं तो उसमें वो शाकाहार और मांसाहार दोनों करते हैं, इस वजह से हम उनको ओमनिवोर्स कहते हैं या सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। हम किसी एक इंडिविजुअल के आधार पे नहीं कह सकते हैं कि वो क्या खा, मतलब हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, चूहा। चूहा जो है आपके घर में पड़ी हुई रोटी खा जाता है, और जब वो किसी कीड़े को खाने की बारी आती है उसको भी खा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वाहारी है। चींटियों की बात करते हैं, कीड़ों को खाते हुए आपने देखा होगा, उठा के सब कीड़े की लाश लेके जाती हैं, है ना। और इसके साथ साथ क्या करती हैं, आपके घर में जो भी रोटी रह जाती है ना, बाहर उसके ऊपर चीनी डाल दीजिए, देखिएगा कितनी सारी चींटी आ जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वाहारी है। नेक्स्ट देखिए, बेर। जब हम बेर की बात करते हैं भैया, बैम्बू जो है वो इसको बड़ा पसंद है, मतलब पत्तियां भी खाता है ये, और इसके साथ साथ अगर इसको कोई जानवर मिल जाए उसको भी निपटा देता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, सर्वाहारी है। बट सांप की बात करें, कहेंगे मैडम हम तो जो है ना नाग पंचमी में सांप को दूध पिलाते हैं, तो बेटा सांप जो है वो दूध नहीं पीता है, ठीक है। सांप डज नॉट फीड ऑन द मिल्क, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मांसभक्षी होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सांप क्या है, मतलब इट इज अ कार्निवोर। आप पाइथन की भी बात कर लीजिए, वो भी कार्निवोर है, जो सांप है वो भी दूध नहीं पीता है, ठीक है। चलिए जी, और अब मूवीज का तो एग्जाम्पल बिल्कुल मत दे देना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इधर हर्बीवोर्स दिख रहे हैं, जैसे गाय हो गया, और इसके अलावा आपका जिराफ हो गया, और रैबिट्स हो गए, ये सब क्या है, आपके हर्बीवोर है, शाकाहारी हैं। उधर देखिए कार्निवोर हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे आपकी वेल हो गई, जैसे आपके क्या हो गए, जैसे आपके मगरमच्छ आदि हो गए, ठीक है, आपका शेर हो गया, फिर सांप हो गया, ठीक है। और इधर देखिए ओमनिवोर्स में कौन आ गया, गिलहरी आ गई, चूहा आ गया, ठीक है, बेयर आ गया, ठीक, मानव आ गया, पक्षी आ गए, ये सब क्या है, ये सब आपके ओमनिवोर्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर कौन सा है, या ट्रॉफिक लेवल कौन सा है। देखो, जब भी हम पौष्टिक स्तर का बात करते हैं, पौष्टिक स्तर का सिंपल मतलब होता है कि जब एक जीव को दूसरे जीव ने खाया तो वो क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ये क्या है बेटा, ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं। इन प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, ठीक है। क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या है, इन्होंने खाना बनाया, इन खाने को खाया किसने, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। तो ये क्या हो गए, ट्रॉफिक लेवल 2 हो गए। ट्रॉफिक लेवल 2 वाले को किसने खाया, ट्रॉफिक लेवल 3 ने खाया। पौष्टिक स्तर 3 ने खाया। पौष्टिक स्तर 3 को किसने खाया, 4 ने। 4 को किसने खाया, एपेक्स ने खाया, जो भी टॉप पर है उसने खाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके ट्रॉफिक लेवल है। इसमें सबसे जो बेस एलिमेंट होता है वह कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम पौष्टिक स्तरों की बात करते हैं, इसमें सबसे बेस एलिमेंट होता है आपका प्लांट, ठीक है। तो यहां पे घास क्या हो जाएगी, घास हो जाएगा आपका पहला पौष्टिक स्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला पौष्टिक स्तर। अब देखो, अब इस घास को कौन खा सकता है, चूहा खा सकता है, सांप खा सकता है, या ईगल खा सकता है। आप कहोगे मैम देखो, सांप जो है घास से यारी नहीं, मतलब घास नहीं खाता है, ठीक है, ईगल नहीं खाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जो चूहा है मैम वो ओमनिवोर्स होता है ना, वो दोनों चीजें खा सकता है। तो यहाँ पे चूहा ही क्या करेगा, वो घास को खा लेगा। तो यही क्या है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का होगा कि भैया यही T2 हो जाएगा, टीयर 2 सिटी में यही रह रहा है, मतलब ट्रॉफिक लेवल 2 में ये है। सांप क्या हो जाएगा, इस चेन के अनुसार सांप तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और अगर मैं चौथे नंबर की बात करती तो ईगल जो है, जो चील है, वो सांप को निपटा लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है वो बिल्कुल इस तरीके से सीक्वेंस में चलेगा कि घास को खाएगा चूहा, चूहा को खाएगा सांप, सांप को खाएगा चील, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ट्रॉफिक लेवल 1 में कौन आ जाता है, प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं, इनकी प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर्संस। थर्ड देखिए, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं आपके कौन आ जाएंगे, आप कह देंगे मैम टर्शरी कंज्यूमर्स,
ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? जल्दी से एक बार बताएंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? पारिस्थितिकी तंत्र की आर्थर टांसले, एल्विन हचिंसन, रेमंड लिडमैन, चार्ल्स अर्टन, किसने दी थी? अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम दिख रहे हैं। इकोसिस्टम का मतलब है हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में गए जहाँ पे एक अपना अलग जलवायु है, अपना अलग एक सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई ठंडा इलाका है तो वहां पे आपको कुछ प्रजाति के जानवर ही मिलेंगे, जो आपको गर्म इलाके में मिलते हैं वो जानवर आपको उस ठंडे इलाके में नहीं मिलेंगे। तो वहां पे जो इकोसिस्टम होगा वो उस ठंडी जलवायु के अनुसार होगा, वहां पे जो उनको आवास मिल रहा है उसके आधार पे बनेगा, है ना। तो ऐसा जो आपको पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ही यही है आपके आसपास जो परिवेश है उसके अकॉर्डिंग कौन सा तंत्र बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जैसे वहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट जो जंगल में घास आदि है उसको खाएगा कौन, उसको खाएगा आपका बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा को फिर शेर खा लेगा, इस तरीके से चीजें चलेंगी। यहाँ पे जब मैं किस चीज की बात करूं, मैं डेजर्ट की बात करूं तो डेजर्ट में जो है घास आपको बहुत ही कम मिल रही है ना। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अन्य ऐसे जानवर मिलेंगे जो क्या करेंगे, जो भैया फीड करेंगे जनरली मांस पे, ठीक है। अच्छा आप मछली उसमें ओशन में जाते हो तो ओशन में जाके क्या होगा, वहां पे आपको एल्गे के ऊपर फीड करते हुए मिलेंगे आपको चीजें, ठीक है। आपके जो भी जलीय पादप मिलेंगे आपको, वहां पे आपको मछलियां मिलेंगी जो जलीय पादप खा रही होंगी, है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही होगी। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम है, और ये जो हमारे को अलग अलग इकोसिस्टम दिए गए इसकी जो परिकल्पना दी थी ये दी थी आर्थर टांसले ने। किसने दी थी? आर्थर टांसले ने इसकी परिकल्पना दी थी कि इकोसिस्टम जैसी कोई चीज होती है, और इसके बारे में हमें आर्थर टांसले ने बताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज आ जाती है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल चीज है, हमारे पास सरल अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास वाटर है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, आप इन दोनों को क्या करेंगे, आप इन दोनों का फोटोसिंथेसिस करेंगे, आप प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में आप इनको रिएक्ट कराएंगे, और जब आप इनको रिएक्ट कराओगे आपको क्या मिलेगा, C6H12O6, और साथ साथ मिलेगा आपको ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या है, ये जो आपके ऐसे जीव हैं जो यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थों से कुछ बना रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है, क्या? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल के अंदर, और वहां पे ऑक्सीजन और क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ना अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं जो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। एक होते हैं कौन से, एक होते हैं भैया आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले, ठीक है, यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है। दूसरे हैं कीमोसिंथेसिस करने वाले, यानी कि रसायन संश्लेषण करने वाले, जो कौन है, जो है एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, जबकि कीमोसिंथेसिस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, सल्फर और वाटर बनाया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? बैक्टीरियाज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सनलाइट जो है आपके प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, सिंथेसिस में आवश्यक नहीं होती है, रसायन संश्लेषण में आवश्यक नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ दिन में होगा, जो कीमोसिंथेसिस है वो दिन और रात दोनों में होता है। जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये आवश्यक होता है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या चीज आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है, सनलाइट आवश्यक है। कीमोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही चीजें आवश्यक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ निश्चित केमिकल्स के माध्यम से चीजें बनती हैं। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो ऑक्सीजन मिलता है, जबकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अलावा सल्फर और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है, ध्यान रखोगे ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज भी होते हैं।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मृतोपपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर रहता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन। दूसरा देखिए, जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा करता है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन एंड शेयर न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा। तीसरा देखिए कि ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है प्लांट्स पे न्यूट्रिशन के लिए, और लास्ट है कि डेड बॉडीज से खाना लेता है। तो देखो, अगर इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेना है, हम इसको बोलेंगे कीट भक्षी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कीट भक्षी कहेंगे, यानी कि इंसेक्टिवोर कहेंगे, इंसेक्टिवोर कहेंगे। अगर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वह अपना न्यूट्रिशन जो है अदर एनिमल से ले रहा है, हम उसको मांसाहारी कहेंगे। ऑर्गेनिज्म डिपेंड और मांसाहारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्निवोर। ठीक है, या फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करता है, शाकाहारी है। देखो सीधी सीधी डेफिनेशंस आ गई आपके पेपर में। ठीक है, ये क्या है? ये है हर्बीवोर। और लास्ट देखिए कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे आ रहा है, तो वो क्या है? वो आपका सेप्रोफाइट है। ठीक है, क्या हो जाता है कि भैया उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो जाता है, जैसे होती है इस मशरूम में। ठीक है, किसमें? कवक में। बेटा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कह दोगे? कवक का अध्ययन। तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था मैम, इनको ओमनिवोर्स कहते हैं, सर्वाहारी कहा जाता है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है, और उसके अंदर जो हम जनरल रूप से देखते हैं ना, कौन से हर्बीवोर कौन से ओमनिवोर, वो आपको मेंशन करने हैं खुद से। आप खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे इनको। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, जितने भी जैसे गाय हो गई, ठीक है, जैसे और क्या हो जाएगा, खरगोश हो गया, इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे। मानव हो गया, ये प्लांट्स को भी खा लेगा, ये जानवर को भी खा लेगा। डॉग हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब क्या है? ये वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। ठीक है, कौवा देख लीजिए, कौवा। ठीक है, इधर देखिए शेर आ जाएगा। बात समझ रहे हो किस तरीके से हमें चीजें डालनी है? यहाँ पे आप उसको ले लीजिए, शाक को ले लीजिए। ये क्या है? ये आपका नॉनवेज खाते हैं। बात समझे? चलिए जी, नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं। तो संकीर्ण क्षेत्र जहां पे भूमि, जल और वायु मिल रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, या जैव मंडल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे? जैव मंडल कह देते हैं। तो ये छोटा सा क्षेत्र है जहां पे तीनों चीजें मिल रही हैं, और एक जीवन जो है व्यापक रूप से यहाँ पे मौजूद हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? बताइए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जल्दी से बताओ। बायोडिग्रेडेबल क्या कह दोगे? आप कहेंगे मैम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो पॉलीथीन, एल्यूमिनियम कैन, कांच और पौधे, इनमें से बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? देखो, बायो और डिग्रेड, जिस चीज को जैविक जो चीजें हैं वो ही डिग्रेड कर दे, अपघटित कर दे। क्या? जिसके अंदर जैविक चीजों को ही अपघटन कर दिया जाए। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा। किसी भी चीज को जब जीव ने खत्म कर दिया, निपटा दिया, उसको हम जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके घर में एल्यूमिनियम का वो जो कैन आता है, कौन सा? डाइट कोक। ठीक है, तो वो जो डाइट कोक है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो वो क्या है? वो आपने पी ली और पीने के बाद आपने फेंक दी। फेंकने के बाद आप मुझे सोचिए, सोच के बताइए, क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको निपटा देंगे? नहीं। वो क्या है? एक मेटल की बनी हुई है, और जो मेटल से बनी हुई आपकी चीजें होती हैं वो क्या है? वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीथीन, बड़े परेशान हैं हम लोग इससे, है ना, कि जो इसका तो बायोडिग्रेडेशन ही नहीं होता है। मैम क्या करें इसका, है ना। नेक्स्ट देखिए, कांच का भी बायोडिग्रेडेशन नहीं होगा, लेकिन पौधे जैविक होते हैं और जैविक चीजों का अच्छा खासा जैविक अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखो, इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। यहाँ पे प्रोड्यूसर,
यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर, ये आपका ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 3, और हमसे यही पूछा है थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं, तो आप क्या कह दोगे, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी है, इनमें से बताइए कौन सी सुटेबल फूड चेन है, मतलब ऐसी फूड चेन पॉसिबल है मैम, तो जल्दी से बताइए। उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, अच्छा उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी उत्पादक, शाकाहारी उत्पादक मांसाहारी। तो देखो सबसे पहले प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको हर्बीवोर खाएगा, फिर उसको कार्निवोर खाएगा, यही चीज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, जल्दी से मुझे बताएंगे इनमें से कौन एक प्राइमरी कंज्यूमर है, क्या कह देंगे इनमें से कौन सा एक प्राइमरी कंज्यूमर है, मुर्दाखोर यानी कि स्कैवेंजर, दूसरा है मृत जीवी, तीसरा है आपका मांसाहारी, चौथा है शाकाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर ये जो सबसे पहले प्लांट्स को खाता है, तो सबसे पहले प्लांट्स को कौन खाता है, आपका शाकाहारी खाता है, यानी कि हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर खाता है। मांसाहारी कौन है, कार्निवोर है, और हम कौन है, ओमनिवोर। पता है जब जो है ना मेरे क्लास में पहली बार ये टॉपिक आया, तब मैं यही सोचती थी कि जो है भाई छोटे थे भाई हम भी, ऐसे 6th क्लास में था शायद ये चैप्टर पहली बार, तब ना पहले मैं ये सोचा करती कि नहीं हम तो ना हर्बीवोर है, ठीक है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, जो इंसान भी नॉनवेज खाते हैं वो ही कार्निवोर है, हम लोग इंसान हैं और हम लोग हर्बीवोर हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं, कभी भी हम एक इंडिविजुअल के आधार पे चीजें नहीं डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, डैश कहलाते हैं। आप लोग इतने इसका आंसर कीजिए, और साथ साथ मैं अपनी बात का एक और पुष्टि देना चाहूंगी। देखो अपने शरीर में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के शरीर में मान लीजिए कि अगर जो हम शाकाहारी हैं, हम लोगों ने मांस खा भी लिया, तो वो पचेगा क्या अंदर, यस मैम पच जाएगा। लेकिन अगर शेर ने घास खा ली, क्या उसको पचेगी, नो मैम। क्या होता है, शेर की छोटी आंत बहुत छोटी होती है, जो मांस पचाने के लिए बनी है, पौधे पचाने के लिए नहीं। बात समझे, चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉइल पोल्यूटेंट्स जो आपकी फूड चेन को अफेक्ट करते हैं, इनमें से कौन से हो सकते हैं, तो पैथोजन कहलाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहलाते हैं, कीटनाशक कहलाते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट कहलाते हैं। आप क्या कहोगे कि मैम जो हमारे सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन खराब हो रही है, आप इंसेक्ट्स को मार देते हो, तो वो क्या है, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, पेस्टिसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स के बाद अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि भैया मैम ये तो प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर आ जाएंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं यानी कि हर्बीवोर आ जाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, फिर उसके बाद एपेक्स आ जाते हैं जो टॉप पे है। अब आप ये सोचिए, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, छोटी सी बात क्या थी बेटा, वो ये थी कि जो अपने जब भी प्लांट्स बचे कुचे रह जाते हैं तो उनको डिकम्पोजर खाता है, उनको डिकम्पोजर खाता है, ठीक है। फिर प्राइमरी चीजें, जैसे अब मान लीजिए एक जो जंगल है उसके अंदर शेर नहीं है, उसके अंदर कोई मांसाहारी जीव नहीं बचा, सारे मांसाहारी जीव मर गए मान लो, या कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, एक हफ्ते की छुट्टी मनाने गए हैं। अब क्या होता है, वो जो मांसाहारी जीव है जब वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो मान लीजिए एक बारहसिंगा जो है उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, मतलब उसकी बाय डिफॉल्ट क्या है, उसकी प्राण चले जाते हैं, ठीक है, मतलब वो नॉर्मली क्या होता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब उसकी लाश पड़ी है, भाई साहब 1 हफ्ता हो गया, तो अब 1 हफ्ते तक तो उसकी लाश सड़ने शुरू हो जाएगी ना, है ना। अब क्या होगा, तो अब जब भाई साहब वो लोग तो सारे आउटिंग पे गए हैं, सारे मांसाहारी, तो अब इसको कौन साफ करेगा, इसको साफ करेंगे डिकम्पोजर्स। कौन आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी डिकम्पोजर काम करेंगे। अब मान लीजिए शेर मर गया, शेर ने खाया था बारहसिंगा को खाने के बाद शेर की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब शेर की मृत्यु हो गई, उसको खाने वाला कोई और बचा नहीं है, तो अब कौन खाएगा उसको, अगेन डिकम्पोजर्स खाएंगे। या फिर अगर शेर की ही बात करूं तो शेर को भी खाने वाले कौन, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे मैम, हर लेवल के बाद डिकम्पोजर्स मौजूद होते हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे जितनी पूरी सृष्टि है ना, उस सृष्टि में सबसे ज्यादा आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मिलेंगे,
ठीक है। बैक्टीरियाले, फंगीले, प्रोटोजोआले, सारी चीजें क्या हैं, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत डिबेटेबल रहता है, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पूरे के पूरे जो भी हमारा पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा आपको अपघटक मिलेंगे, विघटक मिलेंगे या डिकम्पोजर्स मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इन डिकम्पोजर्स के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इनके अंदर कवक आ जाते हैं, ठीक है, सब आ जाते हैं इनके अंदर, सब सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क भी कर लेना। ठीक है, अच्छा हाँ, इंटरनेट पे आपको कुछ जगहों पे इसका आंसर प्रोड्यूसर्स पे मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी इसका आंसर क्या बताती है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट बुक में इसका आंसर नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर जो है उसका अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने अपने सोल्यूशन बुक में दे रखा है, आप वहां से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है, जहां से हम ऑथेंटिक सोर्स दे सके, तो ऑथेंटिक सोर्स के अनुसार डिकम्पोजर सबसे ज्यादा होते हैं बेटे। नेक्स्ट देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट प्लांट्स एंड अदर कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्लांट और डिकम्पोजिंग मैटर को खाते हैं। गलत बात, प्लांट जो है प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को खाते हैं लेकिन अदर कंज्यूमर्स को नहीं खाते, ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा देखो, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, ये बिल्कुल सटीक बात है। प्राथमिक उपभोक्ता, दो से ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है ना, बस ठीक है, तो आंसर भी ही आएगा इसमें। वैसे बाकी चलो पढ़ लेते हैं बाकी, कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ, गलत, विघटित पदार्थ नहीं खाते। प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ता, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं हो सकता। बात समझे किस तरीके से एलिमिनेट करना है हमें क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपना फूड चेन था, एनर्जी पिरामिड, कैसे कैसे 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, सन से 0.1% एनर्जी आएगी, 1%, और फिर आगे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इकोटोन क्या होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, व्हाट इज एन इकोटोन। एक इकोटोन क्या होता है। और साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपना दिवाली का धमाका ऑफर आ चुका है, जहां पे आप सभी अपने इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और आपके जो एग्जामपुर के सभी कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप लोग अप्लाई करेंगे दिवाली 75 कोड को। किसको, दिवाली 75 कोड को अप्लाई करने पे आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। और ये जो ऑफर है ये 27 अक्टूबर तक आपके लिए उपलब्ध है। 27 अक्टूबर के बाद आप इस कोड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका जरूर 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 फायदा उठाइएगा और आपकी दिवाली बहुत शुभ हो आप लोगों के लिए। भगवान जी जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। ठीक है, गोवर्धन की, भाई दूज की, हमारे सभी जितने सभी प्यारे से त्योहार हैं, इन सभी त्योहारों की आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या आ जाता है, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल है आपका, इकोटोन का अर्थ क्या होता है। अब देखो, इकोटोन की जब भी मैं बात करती हूं तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे दो बायोमास क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है, उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। अब देखो, इकोटोन जो होता है इसमें क्या है, जैसे एक ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे कोई भी दो जैव मंडल आपस में, कोई भी दो अलग अलग प्रकार के जो क्या हो आपके स्ट्रक्चर्स मिल रहे हो। जैसे आप यहाँ देखो, इधर क्या है, इधर आपका लैंड है, इधर आपका जल है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि जल जो होगा वो लैंड से कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट है। तो ये क्षेत्र बहुत छोटा सा संकीर्ण क्षेत्र है, जहां पे क्या है, जहां पे दो आपके जो स्फीयर्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, दो इकोसिस्टम आपके आपस में मिलते हैं, दो बायोमास आपके आपस में मिलते हैं, उसको हम इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, इकोटोन कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्वेरियम एक पात्र है जिसमें मछलियां और जलीय जीवों को रखा जाता है, जो कि आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, और ये जो एक्वेरियम है, इसमें एक्वेरियम के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि मानव ने इसके अंदर क्या है, इकोसिस्टम बनाया है। इट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरली भगवान जी ने हमको ऐसा इकोसिस्टम इसका बना के दिया है। तीसरा देखिए, इट इज नॉट एन इकोसिस्टम,
इट इज नॉट एन इकोसिस्टम, यह एक इकोसिस्टम ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यह केवल एक प्रजाति, इसे केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है। इट कैन बी कॉल्ड ओनली वन स्पीशीज। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ एक स्पीशीज कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्वेरियम है वो आपका मानव द्वारा निर्मित एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, कि भैया वहां पे आपने आर्टिफिशियली मछलियों को डाला है, मछलियां जिंदी हैं लेकिन आपने उनके लिए उनका घर संसार आर्टिफिशियल बसा दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। ठीक है, एनिमल स्पीशीज आर गेटिंग एंडेंजर्ड मोस्टली ड्यू टू आवास विखंडन के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, अत्यधिक शिकार के कारण या पानी की कमी के कारण। किसके कारण जो है हमारे जो पशुओं की प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक जंगल है, इस जंगल के अंदर देखो ये जो गहरा हरा रंग है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपका गहरा घना जंगल। ठीक है, ये जो गहरा घना जंगल है इसके अंदर बड़े सारे भयानक जीव रहते हैं। ठीक है, भयानक जीव मतलब कि भैया मार के खा जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके थोड़े बाहर वाले क्षेत्र में हमको क्या मिलेंगे, कुछ हमको अन्य ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो दोनों मतलब आपके जो भी घर संसार है, ठीक है, कौन सा भाई मानव की जो बस्ती है और जो जंगल है उन दोनों के बीच का एक क्षेत्र हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, अब अपन लोग हैं क्या, अपन लोग हैं बहुत शरारती लोग। क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमने इस जंगल को बीच में से उजाड़ दिया, यहां से हमने क्या बना लिया, हमने कहा हम तो यहीं से रोड निकालेंगे। अब जैसे ही यहां से रोड निकली क्या होगा, ये आपका जो जंगल था ये दो भागों में विभाजित हो गया। अब देखो जो जंगली जानवर है ना, जो गहरे जंगल में रहते हैं, उनके लिए उनका क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया। और वो जो आपका क्या बोलते हैं एज हैबिटेट है, जो बाह्य घर है इन लोगों का, वो क्या है, वहां वाले जानवर क्या होंगे, वो आपको बाहर मिलेंगे और अंदरूनी जंगल के जानवर क्या हो जाएंगे, वो कम होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका घर संसार के लिए आपने जो प्लॉट इनको भगवान जी ने बना के दिया था आपने वो काट दिया। ठीक है, तो इनका हैबिटेट आपने फ्रैगमेंट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो आपके जंगली जीव हैं बच्चे, इनकी संख्या भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जैसे जैसे जंगल कटेंगे वो आपके जानवरों को जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए और अल्टीमेटली वो भी लुप्त प्राय होते चले जाएंगे, वो नष्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, गायब हो जाएंगे, विलुप्त। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि जो पशुओं में ज्यादातर प्रजातियां होती हैं या आवास विखंडन के कारण क्या होती हैं, सबसे ज्यादा गायब होती है। लास्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओके जी, बहुत बढ़िया सवाल है सीधा कि साइंटिफिक एनालिसिस और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। की भाई मानव है, पूर्णिमा मैम है, पूर्णिमा मैम के आसपास अभी भैया जब प्रदूषण बहुत हो गया तो सांस लेने में तकलीफ हुई। ठीक है, तो उसको क्या बोला कि इनका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ वो कैसा है। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे जो है आप लोग मान लीजिए किसी एक बढ़िया से इलाके में रह रहे हो, बहुत बढ़िया हवा है वहाँ, एकदम शुद्ध हवा, तो आपका अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, वहां पे जितने भी जीव हैं, जैसे वहां पे आपके वहां पे कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजों के साथ जो हम अध्ययन करते हैं, हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर पढ़ते हैं इकोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे ऐसे जीव जो क्या हैं, जो हम नॉर्मली अपने माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन होता है, कीड़ों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव का, कीट का यानी कि कीड़ों का और पक्षियों का अध्ययन होता है। लास्ट देखिएगा, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। अब सोचिएगा कि आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इनको हम एक साथ मिला के क्या कह देते हैं, फॉसिल फ्यूल कह देते हैं, न्यूक्लियर ऊर्जा कह देते हैं, बायोमास कह देते हैं या सौर ऊर्जा कह देते हैं। क्या कह देंगे आप, कहेंगे कि मैडम जब भी हम यहाँ पे प्लांट और ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल चीजें थी उससे हमारा क्या बनता है, बायोमास बनता है। चाहे आप
प्लांट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मानव द्वारा उत्पन्न किया गया जैविक कचरा है उसकी बात कर लीजिए, आप एग्रीकल्चरल बायोमास की बात कर लीजिए, सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अपन लोग जो पॉटी करते हैं वो भी बायोमास है, पता है आपको। चलिए आज का अपना ये होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, कि वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख, फ्लोरा और फौना क्या होते हैं। फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? चिड़िया और जानवर, पर्वत और नदियां, पौधे और जानवर, मानव और जानवर। क्या आंसर हो जाएगा? अब देखो इस क्वेश्चन को होमवर्क क्या ही दूं, यहां पे देखो फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है, और फौना को कैसे याद रखोगे? फौना है जानवर। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लोरा याद हो गया तो फौना करना याद आसान है। अब यहाँ देखो फ्लोरा से क्या आ रहा है? मानव, पौधा, पर्वत, चिड़िया, तो आप कहोगे मैम पौधे, और फौना से क्या हो जाएगा? जानवर, तो आंसर क्या हो जाएगा? पौधे और जानवर। ऐसे करके याद रख सकते हो ना फ्लोरा और फौना। तो फ्लोरा से फ्लावर और दूसरा कौन सा हो जाएगा फिर? जानवर। ठीक है, चलिए एनजीटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? नेशनल ज्योग्राफिक टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? क्या आंसर कर दोगे मैम? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलो होमवर्क क्वेश्चन यही देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चन है जो अपने एनजीटी हैं इसके अभी करंट के जो हेड हैं वो कौन है? कौन से जज जो हैं, कौन से जो जस्टिस हैं वो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से जस्टिस कार्यरत हैं? अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो फर्स्ट जो हेड थे वो थे जस्टिस स्वतंत्र कुमार, ठीक है। तो उनके बाद जो है आगे 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 फिर चलते जा रहे हैं, और अभी आपके पास जो अभी करंट वाले हेड हैं उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी आंसर है अभी अपने पास, तो उसको हम यहाँ नहीं देंगे। और लास्ट देखिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रोसेस? सूखे पत्तियों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना, हाँ इको फ्रेंडली है। तालाबों में जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को निपटान, अच्छा जी, तालाब के अंदर ले जाके आपने क्या है, आपने जो भी प्लांट था उसको डाल दिया कि हाँ भैया अभी इसको निपटा दो, तो बेटा कहीं ना कहीं उससे क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगी? समस्या। तो दिस कुड नॉट बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, तो अगर आप डिस्पोज भी करोगे सॉइल पोल्यूट हो जाएगी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूखे पत्तियों को दबा दोगे तो उसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अगर अच्छा लगा वो सेशन लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर यही विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।